आज हम उसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। कल हमने सिर्फ इतना डिस्कस किया था ना, जस्ट दो पॉइंट्स मैंने आपको बस फिलहाल कल बताए थे। पहला पॉइंट ये था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे, ठीक है। रिएक्शन को देख के आपको जो कुछ लग रहा है, हो सकता है कि उसी तरह भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसी तरह ना हो। मतलब रेट लॉ आपको यही बात बता रही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है, और लॉ ऑफ मास एक्शन कह रही थी कि नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन है। मतलब जो कुछ रिएक्शन में होगा बस उसके कोफिशिएंट प्लस कर दे, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन ये बात गलत है। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ये बात गलत है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन ने बताई थी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने पहला डिस्कस किया था कि इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन इसकी करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये डिस्कस की थी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप स्लो स्टेप से डिटरमाइन करोगे, ठीक है। स्लो स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करो तो कितने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो, फ्रैक्शन और इसी तरह नेगेटिव ऑर्डर भी पॉसिबल है। और फिर फोर्थ पॉइंट हमने जस्ट ये पढ़ा था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो उसका रेट कितने टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, आज हम वन बाय वन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। चले पहले वाले को आप जरा देखें। द फर्स्ट वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चले इससे जरा पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने आपको कहा ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है। अभी जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक एक टाइप बताऊंगा ना, तो मैं आपको जो एग्जांपल बताऊंगा बस आप वही एग्जांपल को याद कर दे, ठीक है। क्योंकि ये तो मिलियन एंड बिलियन ऑफ रिएक्शंस है, आप हर एक का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। तो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होते हैं वो मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ। लेकिन अब आप कहोगे कि मैं इसकी क्यों एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता आपके पास। चले मैं आपको फिलहाल एक जर्नल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक जर्नल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पेपर में एमसीक्यूज आया कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, और डिफरेंट ऑप्शन लिखे थे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो भी हो। तो आपको देखो, देख के लग रहा है ना कि वन और वन, देख के क्या लग रहा है, आप जस्ट यहां पे लगा दोगे कि हाँ ये तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन इसका जो आप एग्जैक्ट आंसर है, जो सही आंसर है, आप किस तरह बताओगे। हो सकता है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी हो। तो अब हर एक रिएक्शन में ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे। क्या पॉइंट्स? पहला पॉइंट जरा देखें। पहला पॉइंट्स यहां पे जब आप इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन करोगे तो आपने उस रिएक्शन का क्या लिखना होगा। आप लिखोगे कि राइट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। आप उस रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म लिखोगे। आपको कभी भी एक रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म गिवन नहीं होता। आप बुक में चेक कर देना, आपको बस एक नेट रिएक्शन गिवन होता है, मैकेनिज्म आपको तो गिवन तो नहीं होता। तो आपका काम क्या होगा कि आपने उसी रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म लिखना होगा। और अभी आपको इसी बात से ही पता चल जाता है कि मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह लिखूंगा, क्योंकि आप हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको तो याद तो नहीं होता ना। तो चले मैं इससे जरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले स्टेप के मुताबिक जब मैं यहां पे देखूं ना, तो यहां पे मुझे इस तरह लगता है ना कि ये तो डायरेक्ट दोनों मिलके HI बनाता है, लेकिन इस तरह नहीं है। जब मैं इसका मैकेनिज्म को स्टडी करूंगा तो इसका मैकेनिज्म देखो कुछ इस तरह होगा कि ये दोनों आपस में किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं, किस कंडीशन पे रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप में इस तरह मिलेगा कि पहले स्टेप में हाइड्रोजन गैस
निकल कैटलिस्ट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। ये पहला स्टेप है। पहला हाइड्रोजन गैस यहां पे निकल कैटलिस्ट की वजह से डिकम्पोज होगा। फिर दूसरे स्टेप जब आप इसका स्टडी करोगे तो यहां पे एक हाइड्रोजन रेडिकल वो आयोडीन पे अटैक करके क्या बनाता है, HI बनाता है, और एक आयोडीन रेडिकल रह जाएगा। और जब आप फिर इसका थर्ड स्टेप देखोगे तो आपको इस तरह लग जाता है ना, देखिए एक हाइड्रोजन रेडिकल वहां से रह गया है और एक आयोडीन रेडिकल यहां पे रह गया है, तो ये दोनों आप इसमें मिलके देखो क्या बनाता है, HI बनाता है। तो चले मुझे जरा बता दे टोटल प्रोडक्ट में कितने HI बने? 2 HI बने ना, जो आपको देखो नेट रिएक्शन में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन आपको उस रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन नहीं था। तो आपका पहला काम क्या होगा कि आप रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रा करोगे इस तरह। चलिए आपने मैकेनिज्म ड्रा कर दिया, फिर इसमें आप खुद आइडेंटिफाई स्लो स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन की आइडेंटिफिकेशन करोगे, क्योंकि रिएक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप से ही हम डिटरमाइन करते हैं। तो आपने ये एनालिसिस अपनी जहन से करनी है। यहां पे आप चेक कर दे कि जब भी 2 फ्री रेडिकल मिलते हैं ना, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्री रेडिकल वो रिएक्शन वेरी वेरी फास्ट होगा। और कैटलिस्ट का काम क्या है कि पहले वाले रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट यूज किया है, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि वो भी रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो ये रिएक्शन भी फास्ट है। तो तीनों की जब आप कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो आपको इस तरह लगेगा कि ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा स्लो है। तो आपने क्या किया है सेकेंड स्टेप में, स्लो स्टेप रिएक्शन आइडेंटिफाई किया है। चले इसके बाद फिर क्या लिखोगे, इसके बाद लिखोगे कि बैलेंस स्लो स्टेप रिएक्शन, स्लो स्टेप रिएक्शन को बैलेंस भी करोगे। तो अब जरा इधर देखे, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, ठीक है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे अगर आप देखें तो 2 आयोडीन यहां है, लेकिन ये आयोडीन जो है अब इस रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, ये इस रिएक्शन का हिस्सा है। समझ आ गई? क्योंकि ये तो यहां पे यूज हुआ है ना। तो आपके पास रिएक्टेंट में 2 आयोडीन है और प्रोडक्ट में देखो 1 आयोडीन है। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो क्या करूंगा, 1/2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने उस स्लो स्टेप रिएक्शन को बैलेंस किया। और 4th स्टेप में आप क्या लिखोगे कि रेट लॉ पर लिखोगे, स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट लॉ लिखोगे। तो इसका रेट लॉ मैं किस तरह लिखूंगा, आप चेक कर दे, रेट इज इक्वल टू के हाइड्रोजन रेडिकल और आयोडीन, पावर क्या है 1/2। तो आप खुद चेक कर दे, 1 and 1/2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 + 1/2 एंड 1.5 आ रहा है ना, फ्रैक्शन ऑर्डर आ रहा है ना। समझ आ गई? तो देखो लग तो आपको क्या लग रहा था कि दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन जब आपने उसकी सारी मैकेनिज्म वगैरह ड्रा की तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर आया दिस इज फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। तो ये एग्जांपल देखो मैंने आपको इसलिए पहले करवाया कि कुछ चीजें जो है वो आपने याद रखनी है, कुछ चीजों पे आपने रट्टा लगाना है, क्योंकि अब बिलियन एंड मिलियन रिएक्शंस है, आप किस किस का मैकेनिज्म ड्रा करोगे। ये बात तो देखो आपके समझ में भी आ रही है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा बस आप उस एग्जांपल को याद रखें, फिर आप ये ना कहे कि ये किस तरह ये वाला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो उसका आंसर क्या होगा कि वो मैं आपको प्रूव करवा सकता हूं, लेकिन उसके मैंने ये 4 स्टेप ड्रा करने हैं और इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी जो मैं अगर आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन करवाऊं, फर्स्ट ऑर्डर करवाऊं, सेकंड ऑर्डर करवाऊं या थर्ड ऑर्डर करवाऊं, तो जो जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा बस आप उसी एग्जाम्पल को याद रखें, ठीक है। मतलब इस तरह पॉसिबिलिटी भी है
कि जो आपको देखेंगे, मतलब जो आपको रिएक्शन देखेगा वही आंसर भी आ सकता है, लेकिन उससे चेंज भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। इस तरह रिएक्शन में भी डिस्कस करेंगे जो कि वही आंसर आएगा, लेकिन साथ में एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस करते हैं। लाइक अब ये वाला एमसीक्यूज जो है वो अब इम्पोर्टेड है। आपसे अगर ये पूछे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आपने अब सेकंड ऑर्डर नहीं लगाना, क्योंकि सेकंड ऑर्डर गलत है, ये आपके पास फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। और आप डिफरेंट बुक में भी देखें, इसका एग्जाम्पल भी आपको सेकंड ऑर्डर में ही गिवन होगा, जो कि गलत है। द फर्स्ट वन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हमने कल कुछ इस तरह डिफाइन किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट। किस तरह डिफाइन करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज not depend on concentration of reactant। अब जितना भी कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर ही नहीं पड़ने वाला। कल जो हमने फर्स्ट ऑर्डर किया था, सेकंड ऑर्डर किया था और थर्ड ऑर्डर किया था, वहां पे आपने ये देखा था कि मैं जितना कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा था, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहां पे इस तरह नहीं होगा। वो सारे रिएक्शन जो कि कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होंगे, तो उसको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम दोगे। जब कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर किस चीज पे डिपेंड करेंगे? बट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे डिपेंड करते हैं वो रिएक्शन, वो सारी रिएक्शन। इसको शॉर्टकट इस तरह याद कर देना कि वो सारी रिएक्शन जो कैटलिस्ट की वजह से आगे प्रोसीड हो रहे हो, तो उसको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम दोगे। अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल लिखूं कि ए कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, लेकिन साथ में मैं यहां पे कैटलिस्ट मेंशन करूं कि ये रिएक्शन कैटलिस्ट की वजह से होता है, तो आपके जहन में डायरेक्ट क्या आएगा? आप यहां पे कौन सा आंसर लिखोगे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? आप डायरेक्ट लिखोगे ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मेंशन किस तरह करेंगे? रेट इज इक्वल टू के और जीरो ऑर्डर ए। तो जीरो ऑर्डर को मेंशन करना है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर यहां पे जीरो लिखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने 1 लिखा था, सेकंड के लिए 2 लिखा था, थर्ड के लिए 3 लिखा था। तो समझ आ गई कि व्हाट इज मीन बाय जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? वो सारे रिएक्शन जो कि कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन कैटलिस्ट की वजह से आगे प्रोसीड हो रहे हो। कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल को आप यहां पे नोट कर दें, एग्जाम्पल्स को नोट कर दें, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, अमोनिया है कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। लेकिन यहां पे आपको ऊपर लिखा होगा लेट्स सपोज टंगस्टन। कैटलिस्ट मेंशन है या नहीं है? तो देखो, अब आपने ये नहीं कहना हाँ ये तो सेकंड ऑर्डर है, ये तो 2 है, नहीं। बस अगर कैटलिस्ट आपको मेंशन किया हो ना, तो आप डायरेक्ट क्या कहे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अमोनिया जब डिकम्पोज होता है, दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चले नेक्स्ट एग्जांपल लेके, इसको आप लिखोगे किस तरह? रेट लॉ में किस तरह लिखोगे? अगर आपको ये मेंशन किया हो कि इसको रेट लॉ में लिखे, तो आपको पता चला ना कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो NH3 ऊपर हम क्या लिखेंगे? ऊपर हम अब जीरो लिखेंगे, बिकॉज दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो एक ये एग्जांपल याद करें। दूसरा एग्जांपल लेके चले, आपको तो ये बात भी पता होगी, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा
क्या ये फोटोकेमिकल रिएक्शन रात के वक्त हो रहे हैं? मुझे जरा आंसर करें। तो यहां पे लाइट कौन सा रोल प्ले कर रही है? कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है या नहीं? क्योंकि वही कंसंट्रेशन तो रात के वक्त भी होती है, लेकिन रात के वक्त वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो सेकंड पॉइंट नोट कर दे कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन वो क्या होते हैं? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, वो बोले कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, जो कि लाइट की मौजूदगी में हो गया तो दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि रात के वक्त ये रिएक्शन तो नहीं होते। और सनलाइट क्या है यहाँ पे? एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। चले इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सेकेंड ईयर में आपने ये रिएक्शन पढ़ा होगा, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, जिसको हमने क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का नाम दिया था। अल्काइल क्लोराइड बना था और यहां पे हम ऊपर लिखते थे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसी ने सेकेंड ईयर पढ़ा हो तो उसको याद होगा। तो ऊपर देखो मैंने मेंशन कर दिया ना। सो एक्चुअली ये क्या है? दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। चले नेक्स्ट नोट कर दे। अच्छा, ये थर्ड पॉइंट भी आपको पता होगा। बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है या नहीं? हाँ, तो आप क्या लिखोगे कि ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये आप बायो में पढ़ोगे कि बस आई थिंक किसी को पता ही होगा कि किस तरह बायोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या है? वो सनलाइट है। बायोकेमिकल रिएक्शन में ये रिएक्शन किसकी वजह से होते हैं? ये एंजाइम की वजह से होते हैं। और एंजाइम क्या है? एज अ कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है। तो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, बॉडी के इनसाइड जो भी रिएक्शन होता है वो क्या होगा? वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। देखो, दिस इज अ गॉड गिफ्टेड। किस तरह गॉड गिफ्टेड है? आप जरा सोचे ना कि एक बंदा दिन में कितना ज्यादा खाना खाता है, ठीक है? तो जब आप फूड ले रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। जब आप फूड ले रहे हो तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक आप यही बात मतलब आपने पढ़ी थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। तो देखो, जो बंदा दिन में इतना ज्यादा खाना खाता है तो अंदर बॉडी तो सारा डिस्टर्ब हो गया होगा ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा हो गया होगा। लेकिन आप जितना भी खाना खाए ना तो उसका रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता उससे। वो क्यों इंक्रीज नहीं होता? क्योंकि वो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। तो अभी समझ आ गई कि अगर ये बायोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना होते तो अगर आप कंसंट्रेशन मतलब अगर आप खाना खाते तो बस अंदर कुछ और मामला फिर होता। कर दे। और चौथा एग्जांपल ये याद कर दें कि अगर आपको ये लिखा हो, आपके फर्स्ट ईयर में बुक में भी मौजूद है कि decomposition of hydrogen gas on the surface of catalyst, निकल कैटलिस्ट, तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं आपको ये मेंशन कर दूं कि हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज हो रहा है तो बस आपको ये ऊपर वाला सेंटेंस याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस अगर डिकम्पोज होगा तो ये तब तक डिकम्पोज नहीं हो सकता जब मैं इसमें कोई कैटलिस्ट यूज ना करूं, निकल कैटलिस्ट, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। आप सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के बुक ओपन कर दे और वहां पे जहां पर भी हाइड्रोजन लिखा होगा ना तो साथ में कैटलिस्ट भी मेंशन किया होगा।
हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में देखे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन में देखे। जब आप किसी कंपाउंड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वहाँ पे कैटलिस्ट भी मेंशन किया होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस डिकम्पोजिशन के लिए आपको हमेशा कैटलिस्ट चाहिए। तो ये 4 एग्जांपल नोट कर दे। अगर ये इसमें से एमसीक्यूज आ जाए तो आप डायरेक्ट कहोगे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सॉरी वो मुझसे रह गया, ये लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर दें। फिजिक्स में आपने वो डिके प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, जिसको आप फिशन प्रोसेस का नाम देते हो। तो यहां पे आप मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कि ऑल रेडिएक्टिव डिके, जितने भी रेडिएक्टिव डिके होते हैं ना, आपने ये पढ़ा होगा कि यूरेनियम जो है वो ब्रेक हो के रेडियम और वगैरह ये कुछ बनाते हैं, जिसको हम फिशन प्रोसेस कहते हैं। तो ऑल रेडिएक्टिव डिके वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो सॉरी दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। मैं समझा कि मैं फर्स्ट ऑर्डर कह रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। बस जीरो ऑर्डर के 4 एग्जांपल याद करें जिसका आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो, ठीक है। 1.5, 2.5, क्या 3.5 हो सकता है? 3.5 नहीं, क्योंकि थर्ड ऑर्डर से आगे पॉसिबल नहीं होगा। तो जिसका आंसर पॉइंट्स में आता है, ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, फ्रैक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करो और एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के बाद आपको वो पॉइंट्स में मिले, आंसर पॉइंट्स में मिले। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको करवा दिया। एग्जांपल क्या है आपके पास? पहला एग्जांपल देखें, अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए कि हाइड्रोजन है प्लस आयोडीन है, ये 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, लग कौन सा रहा है? सेकंड ऑर्डर। ये इसमें सारे एक्सेप्शनल आते हैं, ठीक है, बस ये सारे एक्सेप्शनल है। लेकिन आपके बुक में इसको सेकंड ऑर्डर पे लिखा है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली नहीं है, एक्सपेरिमेंटली फ्रैक्शन ऑर्डर है। अगर ये लिखा हो आयोडीन की जगह क्लोरीन हो, 2HCl, या लेट सपोज हाइड्रोजन की जगह मैं ब्रोमीन लिखूं, 2HBr, लेकिन ये पहला वाला याद करें, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटली आंसर क्या आता है? फ्रैक्शन ऑर्डर। फ्रैक्शन ऑर्डर मीन 1.5 आंसर इसका होगा। तो ये पहला एग्जांपल आप इसका याद रखें कि लग तो आपको देखो सेकंड ऑर्डर रहा होगा, लेकिन है कौन सा है? फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, सेकंड देखें, दिस इज फर्स्ट वाला, सेकंड देखें, ये क्या है? कौन बताएगा? एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, इथेनॉल है। आपको लिखा होगा कि ये CH4 और CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CH4। अच्छा, रिएक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? फर्स्ट है। लेकिन जब आप इसका रेट ला लिखोगे और एक्सपेरिमेंटली आप इसका प्रूव करोगे ना, तो दिस इज फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है। एक्चुअली आंसर क्या आएगा? 1.5 आएगा। तो एक ये एग्जांपल याद रखें। लग तो देखो आपको फर्स्ट ऑर्डर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आंसर क्या आता है? एक्सपेरिमेंटली आंसर जो है वो फ्रैक्शन ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, थर्ड एग्जांपल को देखें।
इस तरह एक रिएक्शन लिखा होगा कि हाइड्रोजन है साथ में ऑक्सीजन है, बस एक प्रोडक्ट बनाता है, वाटर बनाता है, ठीक है। लग कौन सा रहा है? क्या, कौन सा? सेकंड लग रहा है ना, 1 और 2। लेकिन जब आप इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करोगे तो ये भी फ्रैक्शन ऑर्डर होगा। दिस इज आल्सो फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो ये 3 एग्जांपल यहां से नोट कर दे आप, ठीक है। एक और 4th वाला देखें, CO। चले आप ये जरा जल्दी लिख ले, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर मैं ये मिटाता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल, COCl2। COCl2 बनाता है, ठीक है। 1 और 2 सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आपने आंसर क्या लगाना है? 2.5। फ्रैक्शन ऑर्डर 2.5 है। किस तरह? वो सारा का सारा जब आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका करोगे तो आखिर में आपको रेट ला मिलेगा कि CO ये 2 होगा, ठीक है, इसके ऊपर 2 आएगा, और Cl2 इसके ऊपर हाफ आएगा। तो यहाँ पे नेट आंसर क्या आ रहा है? 2.5 आएगा। तो ये भी आपके पास फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन है, 2.5। और बस लास्ट एग्जांपल करते हैं। अगर ये रिएक्शन आपको इस तरह लिखा हो, COCl2, और ये डिकम्पोज हो के अगर ये चीज बना रही हो, तो अब यहां पे देखिए आपको तो लग फर्स्ट ऑर्डर रहा है, लेकिन इसका अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो फिर यहाँ पे 1.5 होगा, ठीक है। और अगर इसको रिवर्स कर दे, मतलब मैं इसको इधर लिख दूं, तो फिर ये 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा। सही है। तो ये कुछ एग्जांपल बस आप सही तरीके से याद कर दें, क्योंकि खैर फ्रैक्शन ऑर्डर तो आपके कोर्स में लिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल फ्रैक्शन ऑर्डर में ही आते हैं। आज सुने, कल मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताई थी। पॉइंट्स नंबर 1 के रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, और रेट नॉट डिपेंड। तो ये किसके लिए होगा? ये 0 के लिए। ये किसके लिए होगा? ये नेगेटिव ऑर्डर के लिए। ये किसके लिए होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फ्रैक्शन के लिए भी यही होगा, ठीक है। फ्रैक्शन ऑर्डर के लिए भी यही होगा। सॉर्डो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी यही होगा। जस्ट ये एक नेगेटिव और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ओके, लास्ट वाला नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल भी रहते हैं, ठीक है। वो खैर एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। नेगेटिव ऑर्डर, आपको पता चला कि नेगेटिव ऑर्डर कौन सा रिएक्शन होगा? जिसका आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो लेकिन रेट कम होता जाता है, तो उसको हम नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो बस इसका आप सिर्फ एक एग्जाम्पल याद करें। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है, ओजोन की डिकम्पोजिशन जो है, ओजोन बनता है और दोबारा ब्रेक होता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में रिएक्शन है, ये आप सबको पता है। बनता है और फिर ब्रेक होता है, बनता है और फिर ब्रेक होता है। अच्छा, अब एमसीक्यू इससे किस तरह आता है, वो स्टेटमेंट को आप जरा गौर से देखें। अगर आपको लिखा हो
कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to order of reaction with respect to ओजोन। मतलब आप सिर्फ ओजोन को देखे, उसको ना देखे, क्योंकि उस साइड पर भी रिएक्शन हो रहा है। क्योंकि इससे पहले देखो मैंने आपके जितने भी एग्जांपल करवाए वो इरिवर्सिबल थे, लेकिन यहां पे मैंने रिवर्सिबल का साइन पुट किया। इसका मतलब है कि उस साइड से भी रिएक्शन हो रहा है। अगर आपको ये मेंशन किया हो कि विद रिस्पेक्ट टू ओजोन ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर दे कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आपको ये मेंशन किया हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मतलब आप इसको देखें, अगर इस साइड से रिएक्शन होगा तो फिर जितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है ना, तो रिएक्शन का रेट स्लो होता जाएगा। मीटिंग खत्म शो ब्या में कनेक्ट को खुला ना कनेक्ट कीजिए, सिग्नल ही नहीं इसका सिग्नल। बस ये एक लास्ट मिनट में ये एक लास्ट पॉइंट रह गया। अगर आपको ये रिएक्शन गिवन और आपको लिखा हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, सिर्फ ओजोन लिखा हो, तो आप सेकंड ऑर्डर को सेलेक्ट करें। और अगर आपको लिखा हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। मेंशन किस तरह करोगे, रेट लॉ को किस तरह मेंशन करोगे? अगर आप ओजोन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो नेगेटिव ऑर्डर है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव। लेकिन अगर आपको देखो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपने गौर करना है। अगर स्टेटमेंट में चेंज कर दो इस रिएक्शन का, अगर आपसे कहूं कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? ओवरऑल कौन सा ऑर्डर होगा? एनीवन? यस, फर्स्ट ऑर्डर होगा ओवरऑल। देखो 2 - 1 ना, तो ओवरऑल ये फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। तो बस इसमें सिर्फ ये एक एग्जांपल याद रखें।